हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी इन एग्रीकल्चर में। अपन दोस्तों बात कर रहे थे आधुनिक आवर्त सारणी, बोले तो प्रिमिटिव टेबल की। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी की। मैंने आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आपको दोस्तों बताया था कि अपन को अगर याद रखना था तो आधुनिक आवर्त सारणी किस प्रकार से याद करनी है, किस प्रकार से अपन को तत्व याद करना है, वो मैंने बाकी बातें बताई थी। आज में दोस्तों इसमें कुछ जैसे अपने कुछ फंडामेंटल लगते हैं, किसी कोई इससे रिलेटेड जो चीजें उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अपन देखो दोस्तों, अपन बात करते हैं संयोजकता की। किसकी बात करते हैं? संयोजकता की बात करते हैं। देखो अपन बात करते हैं संयोजकता की। पहले बात तो संयोजकता क्या होती है दोस्तों, तो मैं बताऊं आपको संयोजकता या ठीक है, जैसे अपन बात करें संयोजकता की, तो जैसे कोई मान लो एक एलिमेंट्स ले लेते हैं, एक तत्व लेते हैं, तो जिस तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित अयुग्मित या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। ठीक है, जैसे अपन अगर अपन एक एक तत्व की चेक करें तो किस प्रकार से चेक करेंगे उसके बारे में देख लेते हैं। अपन उदाहरण लेके एक बार एक तत्व से समझ लेते हैं। जैसे मैं बात करूं दोस्तों, अपन जैसे आप ले लो 17 वर्ग का फ्लोरीन ले लो। ठीक है, क्या ले लो? फ्लोरीन ले लो। अब अपन दोस्तों बात करें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन कितने नंबर पे आता है अपने? 9 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? 9 नंबर पे आता है फ्लोरीन। ठीक है, अब अपन दोस्तों इसका इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे, इलेक्ट्रॉन विन्यास आपको भरने का एक क्रम होता है, उसके हिसाब से भरना है कि पहले किस में जाता है फिर किस में जाता है। अगर नहीं पता तो वीडियो को एंड तक देखना। एंड में मैं इलेक्ट्रॉन विन्यास भरना सिखा दूंगा कि किस में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा और किस कक्षक में बाद में इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, अपन बात करें दोस्तों, ये आता है 9 नंबर पे। 9 नंबर पे अपन बात करें इलेक्ट्रॉन विन्यास करने की, तो इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p5। ठीक है, 1s2 2s2 2p5 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए और 5 इलेक्ट्रॉन अपने इसमें हो गए। टोटल आता है 9 नंबर पे। मतलब जितना ही नंबरिंग होगा, परमाणु क्रमांक जितना होगा उतने उसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो अपन फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 9 इलेक्ट्रॉन। आप देखो 2 और 4, 2 2 हो गए 4 और प्लस 5 को जब अपन जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 9 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अपन को पता चल गया कि फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 9 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब जब अपन को पता चल जाता है कि फ्लोरीन या किसी भी तत्व में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास तो अपन भर लेंगे। ठीक है, अब अपन को एक चीज ध्यान रखना है, ऐसे एक चीज और क्लियर होगी कि जैसे अपन डी ब्लॉक के तत्वों को छोड़ दे, तो अगर डी ब्लॉक तत्वों को छोड़ के बाकी अगर किसी तत्व को अपन इलेक्ट्रॉन विन्यास भरते हैं जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कोश में जाएगा या जिस कक्षक में जाएगा तत्व उसी कक्ष का होगा। ठीक है, या उसी कोश का होगा। अपन बात करें दोस्तों फ्लोरीन की। ठीक है, फ्लोरीन की वो आता है अपने कितने नंबर पे? 9 नंबर पे। तो अब देखो दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको फ्लोरीन के बारे में कि फ्लोरीन का संयोजकता कितनी होती है। फ्लोरीन का अपने इलेक्ट्रॉन विन्यास भर लिया। अब अपन आप अगर एस कक्षक की बात करें, देखो दोस्तों पहले बता दूं मैं, एस कक्षक में अधिकतम आप कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 2 इलेक्ट्रॉन। पी में अधिकतम भर सकते हो 6 इलेक्ट्रॉन। डी में आप अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो और एफ में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन। ये चीज आपके दिमाग में याद रहना चाहिए। ठीक है, आप इतने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो एक कक्षक में। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं एस कक्षक की, तो यहाँ पे देखो जो 1s कक्षक है अपना 1s2, तो 2 का मतलब क्या है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन भर दो। अब मैंने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए इसके, जैसे मानो ये भर दिए। ठीक है, अगर बात करूं मैं 2s कक्षक की, तो 2s कक्षक में अपन को भरने 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिए 2s कक्षक में। ठीक है, अब अपन को जो है पी कक्षक, तो ध्यान रखना पी में उपकोष कितने होते हैं? पी कक्षक में 3 उपकोष होते हैं, 3 कक्ष होते हैं। ये लो, ये 3। अब अपन को इलेक्ट्रॉन भरने इसमें 5। ठीक है, अपन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन। अपन को कितने इलेक्ट्रॉन बने? 5। इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम हमेशा ध्यान रखना दोस्तों आपको। ठीक है ना, पहले इलेक्ट्रॉन हमेशा एक दिशा में ऐसे भरेंगे अपन। अगर मान लो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाते हैं। अगर मान लो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाते हैं। लेकिन अपने पास 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन बनना है, ऐसे भर गए 3। अब अपन को 2 इलेक्ट्रॉन और बनना है। कितने बनना है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया मैंने, 1 यहाँ भर दिया। ठीक है, अब देखो दोस्तों कि मान लो कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन और ले लेता है ये। ठीक है ना, अगर 1 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा तो इसका क्या है? कक्षक क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। और कक्षक पूर्ण हो जाएगा, इसका कक्षक क्या हो जाएगा? और जब किसी भी तत्व का बाह्यतम कोश में अगर अधिकतम इलेक्ट्रॉन जितने भी उसका कक्ष कोश होता है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, भरने के बाद में क्या हो जाता है? वो
इस तरह हो जाता है। जैसे अपन इसकी बात करें कि इसमें अगर अपन एक इलेक्ट्रॉन भर देते तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है, 6 हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6। लेकिन एक बार आप पहले आपको समझना है कि इसकी संयोजकता कितनी है। अगर इसकी बात करें कि जो फ्लोरीन है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो अगर अपन संयोजकता देखिए कि इसकी संयोजकता कितनी है, तो मैंने अभी इसकी डेफिनेशन क्या बताई थी कि संयोजकता का मतलब होता है कि किसी कक्षक की बाह्यतम कोश में अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ध्यान रखना कि क्या ध्यान रखना आपको, अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोले तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। इसमें देखो दोस्तों, इसमें कितनी है, आपको एक नजर आ रही है, कितनी है, एक। इसमें है आपको एक ये दिख रहा है, अनपेड इलेक्ट्रॉन एक दिख रहा है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है आपको, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहा है आपको, एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो दोस्तों इसकी संयोजकता कितनी होगी, एक होगी, ठीक है। कितनी होगी इसकी संयोजकता, एक होगी, ठीक है। कितनी होगी इसकी संयोजकता, एक होगी। इसकी संयोजकता होगी एक, मतलब जिस तत्व के बाह्यतम कोश में जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी उतने क्या होगी, संयोजकता होगी। तो अगर अपन फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन की संयोजकता कितनी होगी, एक। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, अब ये एक चीज जो आपको ध्यान रखना है कि मान लो अगर फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन और ले लेता है, क्या कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन अधिक किया, ये मान लो ग्रहण कर लिया इसने, ठीक है। तो अब इसके जब भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उस तत्व में क्या आएगा, माइनस आएगा। क्या आएगा, माइनस आएगा, बोले तो नेगेटिव चार्ज आएगा, ये ऋणात्मक चार्ज आएगा। इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया और इसका कक्षक क्या हो गया, पूर्ण भर गया, पूर्ण पूरित हो गया। अब ध्यान रखना दोस्तों, जब भी अगर मान लो कि किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में अगर पूरे इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, थोड़ा कठिन होता है। अगर यहाँ पे कठिन होता है तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे अगर अपन इलेक्ट्रॉन देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रत्युदा देखते हैं, जो आपस में इलेक्ट्रॉनों को जोड़ के रखता है, जो केंद्रक होता है या नाभिक बोलते हैं, जो नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, उनकी अगर अपन बात करें तो इधर अपन देखें तो इनकी इसकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की क्या आती है, सबसे ज्यादा होती है। ध्यान रखना आपको, ठीक है ना, आवर्त सारणी में भी। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना गया, वो सॉरी इलेक्ट्रॉन दे दिया, इस पे क्या आ गया, माइनस चार्ज। और वैसे अगर अपन इसकी संयोजकता की बात करें तो भी क्या होती है, इसकी संयोजकता एक होती है, क्योंकि इसमें जो पहले एनपेड इलेक्ट्रॉन था वो कितना था, एक था, फिर अपन एक भर दिया, तब इसकी संयोजकता प्लस में एक भी हो सकती है और माइनस में एक भी हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। मेनली आपको जो जितना भी दोस्तों ये 17वां वर्ग है, क्या है, 17वां वर्ग है, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना 17वें वर्ग के तत्व क्या कहते हैं, हेलोजन तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलोजन तत्व। और जितने भी आपको हेलोजन तत्व ना दोस्तों, इनकी संयोजकता आपको माइनस में एक मिलेगी, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। और वैसे अगर आप ये अपने कक्षक को पूर्ण करना चाहेगा तो इसका कक्षक पूर्ण हो जाएगा, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या ग्रहण किया, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन आ जाए कि हेलोजन तत्व की, हाँ एक चीज ध्यान रखना, वर्ग है अपने पास कितने वर्ग है, ये देख लो बेटा, ये हो जाएगा अपना पहला वर्ग, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 17 और ये 18। आधुनिक आवर्त में कितने वर्ग होते हैं, 18 होते हैं। अगर आवर्त की बात करते कितने होते हैं, 7 होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 आवर्त हो गए, 18 वर्ग हो गए। ये आपको मेनली ध्यान रखना। एक चीज ध्यान रखना बेटा हमेशा आपको कि जैसे मान लो कि ये आवर्त ले लूं मैं, तो आपको पता है अक्रिय गैसों की हमेशा ही संयोजकता की बात करते कितनी होगी बेटा, 0 होगी। कितनी होगी, 0, ठीक है ना, क्योंकि इनका जो बाह्यतम कोश है वो क्या पूर्णतः भरा है। जैसे अगर अपन लेके देखें तो आप मेरे हिसाब से 18 नंबर का था अपना आर्गन, इसको लेके देख लेते एक बार, ये समझ में आ गया ना कि क्लोरीन की संयोजकता माइनस में या प्लस में होगी। अब देखते हैं अपन क्या कि इसकी संयोजकता कितनी, जो 18 नंबर पे तत्व आ रहा है इसकी संयोजकता कितनी होगी, ठीक है ना बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेना जिसको लेना हो। देखो अपन बात करेंगे इसके आर्गन, ठीक है ना, 18 नंबर पे देखो बेटा, आधुनिक आवर्त सारणी जो मोजले ने हेनरी ने दी थी, इसने क्या किया, हमेशा ही किसको माना था, अपन ने पहले वाली वीडियो में देखा था कि
परमाणु क्रमांक क्या माना था, आधार माना था। तो अगर अपन बात करें परमाणु क्रमांक तो ये 1 नंबर पे हो जाएगा, 2 नंबर पे। तो आपको ऐसे नंबरिंग ध्यान रखनी है, 3 4 5 6 7 8 ऐसे आपको नंबरिंग क्या करनी है, ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। नंबरिंग में मैंने नहीं की है, ठीक है, आपको करना है। ये 18 नंबर पे आ गया। अब अपन इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास भरने की बात करते क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 कितने भर दिया अपन, 10। 3s2 3p6। देखो बेटा, देखो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए क्या, दो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए अपने, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इस सेक्शन में, फिर 2 यहाँ पे 6 2 6। अब इनका जो लगोगे 2 2 4 4 और 6 10 10 और 2 12 12 और 6 18। अब देखो बेटा, अपन देखें इसका बाह्यतम कोष, अरे इनका ये क्या है, बाह्यतम कोष। आपको ध्यान रखना है जितने भी 18 वर्ग के तत्व है, ध्यान रखना है, इनको क्या कहते हैं बेटा, अक्रिय गैसें। क्या कहते हैं, अक्रिय गैसें कहते हैं, ठीक है ना। अब अपन ने देखा कि इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोष बेटा इसका 3, यस, ये पूरा बाह्यतम कोष, ठीक है ना। यहाँ से तीसरी क्लास चालू हो रही है, ठीक है, तो या 3 कक्षक बोल सकते हैं इसको। इसकी बाह्यतम कोष यहाँ से चालू हो रहा है, तो इसके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन देखो कितने, 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं आपको, 8। इसमें से एस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और पी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। अब मेरे को बताओ कि मैंने अभी क्या बोला था कि संयोजकता क्या होती है, कि किसी भी तत्व या एलिमेंट्स के बाह्यतम कोष में उपस्थित अनपेयर्ड बोले तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब यहाँ पे बताओ मेरे को, आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहीं दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा ना। तो आपको यहाँ पे जो जितने भी बेटा 18वां वर्ग है, ये अक्रिय गैसें, इनकी संयोजकता कितनी ध्यान रखनी है आपको, 0, ठीक है। तो 70वें वर्ग की बोले तो -1 और 18वें वर्ग की बोले तो 0। बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेना जरूरी है। और कुछ उदाहरण करवा रहा हूँ मैं इसके संयोजकता के, और देख लेना। अब देखो बेटा, अपन बात करते हो संयोजकता, आपके समझ में आ गई होगी। 2 एग्जांपल करा दिए मैंने बेटा, और आप खुद कोशिश करना निकाल के, अगर किसी का नहीं आ रहा तो आप मेरे को बताना। यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, थोड़ा सा मैं बता दूं इधर ही बेटा, ये 2 वर्ग है, ठीक है ना, ये होते हैं एस ब्लॉक के तत्व, ठीक है। ये होते हैं पी ब्लॉक के तत्व, सॉरी डी ब्लॉक के तत्व ना, और ये होते हैं बेटा पी ब्लॉक के तत्व। आप मेरे लिख लेना, ये होते अपने पी ब्लॉक के तत्व। अब आपको एक चीज यहाँ पे क्या ध्यान रखनी है, वो थोड़ा ध्यान दो। अगर बेटा मैं बात करूं स्केडियम की, इसकी बात करूं, ये अपने आते 21 नंबर पे आता है, ठीक है ना, स्केडियम। यहाँ पे कितने नंबर पे आता है, 21 नंबर पे आता है स्केडियम, ठीक है, ऐसे बोले तो, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करूंगा थोड़ा, यहाँ पे आपको इसलिए ध्यान रखना, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा। यहाँ पे आपको जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक थोड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे अपने पढ़ी थी कि संयोजकता क्या होती है, बाह्यतम कोष में उपस्थित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही होगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग क्या वो चीज देखना, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने की, तो देखो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, 2 यहाँ, 6 यहाँ, 2 यहाँ, 6 यहाँ, और यहाँ पे 18 हो गए, तो यहाँ पे आने चाहिए कितने, 3, ठीक है। ये क्या है, स्केडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास है। लेकिन बेटा आपको ध्यान रखना है, ऐसा इलेक्ट्रॉन विन्यास स्केडियम का नहीं होगा,
इसका रीजन देखो, होना तो रियल में क्या चाहिए, 3p के बाद में क्या आना चाहिए, 3d। ठीक है, 3d आता है, 3d कक्षक आता है, ठीक है ना, 3d कक्षक आता है। देखो ये इलेक्ट्रॉन विन्यास गलत किया, थोड़ा सा आपको और फरमाना है ना। अब देखो मैं एक इलेक्ट्रॉन विन्यास और लिख रहा हूं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 और 4s2। अब आप ये सोच रहे हो कि सर पहले ही डी कक्षक में भरने चाहिए, तो 10 इलेक्ट्रॉन आपने भरे नहीं, डायरेक्ट 4s कक्षक में इलेक्ट्रॉन क्यों डाल दिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेटा एक नियम लगता है n प्लस एल के नियम से। जब अपन इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो किस नियम से भरते हैं, n प्लस एल के नियम से, n प्लस एल के नियम से, ठीक है ना, n प्लस एल के नियम से। ये ध्यान रखना आपको, यहाँ पे ध्यान रखना है, जितने भी डी ब्लॉक का तत्व है यहाँ पे ध्यान रखना है। इसी वजह से इनको एक नाम भी दिया गया, इसके n प्लस एल का नियम भी कहते हैं इसे, ठीक है ना। इसे हाफ बहु का नियम, यहाँ पे 2-3 नियम लगते हैं, लेकिन एक पाउली का नियम होता है, एक होता है हाफ बाउ का नियम। ये 3 नियम से अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन भरते हैं। लेकिन आपको जो n प्लस एल वाला और हाफ बाउ वाला नियम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ थोड़ा, हाफ बाउ n प्लस एल का नियम, जिससे आपको अच्छा लगे उससे बनना है। यहाँ पे देखो बेटा n प्लस एल के नियम की बात करता हूँ, तो n बोलूंगा मैं, तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 1s2, जो आगे की आपको नंबर दिख रहे बेटा ये होता है n का मान, ठीक है ना। ये क्या होता है, n का मान। इसे कक्षक मान लो इसको, ठीक है। l का मतलब क्या होता है बेटा, l का मतलब होता है कि जो ये आप प्रदर्शित कर रहे हो कि कौन सा कक्षक है, ये होता है यहाँ पे, ठीक है ना, कक्षक। और यहाँ पे लिख देना जितने भी कक्षक के आगे नंबर आते हो नंबर। ये n प्लस एल का नियम आपको समझना जरूरी है, यह समझोगे तभी आपको पता चलेगा कि जो डी ब्लॉक के तत्व है उनमें ऐसा क्यों होता है। अब देखो बेटा n प्लस एल का नियम आपको ध्यान रखना है, n और l का मतलब क्या होता है मैंने ये समझा दिया, एक बार अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो इसका, इसके बाद में अपन समझते थोड़ा सा। देखो अब आगे n प्लस एल का नियम मैंने करवा दिया, ठीक है। अब देखो अपन को समझना है n प्लस एल का नियम ये कहता है कि बेटा कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में भरेंगे जिसमें n प्लस एल के मान से एनर्जी क्या हो, कम हो। मतलब एनर्जी कम वाले में इलेक्ट्रॉन पहले भर जाएंगे, उसके बाद में जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन भरना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाना चाहिए, जिसकी एनर्जी कम हो। तो यहाँ पे देखो बेटा n प्लस एल के नियम से आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, इसमें थोड़ा जो अपने KLMN या SPD वॉल्यूम इनका अलग से दिया गया है, SPD और F जो अपने ब्लॉक है, इनके लिए इन्होंने मान दिया कि S के लिए 0 होता है, P के लिए 1 होता है, D के लिए 2 होते हैं और F के लिए कितना होता है 3। ये L का नियम है बेटा, किसका नियम, L का मान है, नियम है L का मान है, ठीक है ना। जो n प्लस एल का अपन मान देखेंगे उसमें L का जो मान है ये होता है, ठीक है। अब बात करूं मैं तो यहाँ पे देखो 3p6 को देखो, मैंने n प्लस एल का नियम निकाला था ना, इसके अनुसार देखना, n प्लस एल के नियम के अनुसार देखना आपको। n का मतलब क्या हो गया, ये जो 3 आपको नंबर दिख रहे बेटा, क्या दिख रहे, 3 आपको जो नंबर दिख रहे ये लिख दो, पहले ये लिख दिया मैंने 3 प्लस p का कितना मान दे रखा अपने वहां पे 1 दे रखा है, n प्लस एल का मतलब 4 हो गए, ठीक है। तो अगर अपन p कक्षक 3p कक्षक की बात करें उसका मान कितना है 4 है। इसके बाद में अपनी ये ले लो बेटा 3d ले लो, क्या ले लो 3d। ये अपने निकाला था, किसका निकाला था 3p का निकाल दिया। अब 3d का देख लो एक बार, 3d का निकालेंगे, ठीक है ना, 3d1 3d की निकाले तो 3 प्लस l का मान d के लिए बेटा कितना देगा 2 दे रखा है, इसका हो गया 5। अभी अपने देखा था कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में या कोष में भरे जाएंगे जिसकी n प्लस एल के मान से ऊर्जा क्या हो, कम हो। तो यहाँ पे ऊर्जा इसकी 3p की कम है ना, दिख रही है आपको 4 है और ये 3d की कितनी है 5 है। तो पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाना चाहिए 3p में, ठीक है जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या जा रहा है, यहाँ पर अपन को कोई दिक्कत नहीं है। अब समझना बेटा आपको थोड़ा सा 3d को देखो, 3d की अपन ने निकाल ली कि 3 प्लस 2 बराबर होती है 5। फोरस की निकालो बेटा, फोरस की निकालेंगे तो 4 प्लस
4 प्लस 0 बराबर 4, ठीक है ना, ये होती है। फिर देखो यहाँ पे अपने क्या करता है कि पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएंगे, पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएंगे जिसकी क्या हो एनर्जी कम हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किस में जाना चाहिए, पहले फोरस में जाना चाहिए ना, क्योंकि इसकी एनर्जी देखो इससे कम है ना, इसीलिए ध्यान रखना बेटा, पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, 4s में जाता है। किस में जाता है, 4s में जाता है। आया समझ में? आगे देखो, यहां तक समझ में आ चुका ना, या समझाना पड़ेगा वापस? आ गया बेटा, इतना ही, इसमें कोई ज्यादा नहीं, थोड़ा सा दिमाग चलाना होता है, ठीक है। अब आपके समझ में आ गया कि पहले इलेक्ट्रॉन 4s में क्यों जा रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ पे बेटा अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करूँ, इसमें देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जो डी कक्षा का अपना, इसमें कितने होते हैं, 5 फोर्स होते हैं। इसमें तो अपन को क्या बनना, 1 इलेक्ट्रॉन बनना है। इसके बाद में देखना 4s को। वैसे स्टेडियम की संयोजकता की बात करें तो कितनी होनी चाहिए, 1, ठीक है ना। लेकिन देखो बेटा 4s कक्षक है, 4s कक्षक है ना, ये इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी, मतलब s कक्षक में से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, आसान है, या s ब्लॉक में सॉरी s कक्षक में से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, बहुत इजी है, या कम एनर्जी देनी पड़ती है, चाहे इसका पूर्ण पूरित कक्षक हो या अर्धपूरित कक्षक हो, बजाय pd और f की अपेक्षा, बजाय pd और f की अपेक्षा। तो आशा करता हूं समझ में आ गया। अब देखो बेटा, इसमें देखो, इसमें पूरा भरा हुआ है ही नहीं, उससे पहले ये कक्षक भरा हुआ मिल गया। इसका मतलब क्या हो गया कि एक तो बेटा संक्रमण, ठीक है ना, जहां से इन्फेक्शन चालू होता है, यूं करो। तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे हुआ नहीं, मतलब यहाँ पे काम पूरा हुआ नहीं है, सॉरी यहाँ पे काम पूरा हुआ नहीं, उससे पहले यहाँ पे काम चालू हो गया। तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं बेटा, सॉरी इनको क्या कहते हैं, डी ब्लॉकेज तत्व दिख रहे बेटा, इनको आपको ध्यान रखना है, अंत संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, अंत संक्रमण तत्व, क्या कहते हैं, अंत संक्रमण। क्वेश्चन आएगा कि डी ब्लॉक के तत्वों को अंत संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये बात हो गई बेटा अपने किसकी, संयोजकता की। अब बेटा इसमें थोड़ा सा एक उदाहरण और मैं बताऊं, तो या क्रोमियम का आपको ध्यान में रखना है, इसका क्रोमियम का। क्रोमियम देखो कितना प्यारा है, 21/24 पे जो क्रोमियम तत्व है, इसका ध्यान रखना, ठीक है ना। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखो तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है ना, 3d। अब देखो वही होना चाहिए नहीं यहाँ पे भी, ये कितने पैरा, 24 पे 18, तो अब कितने बच गए पीछे, 24 पैरा 6, ये 7, यहाँ पे होनी चाहिए 3d 6 इलेक्ट्रॉन बचे ना, यहाँ पे होनी चाहिए 3d 4 और यहाँ पे 4s, तो यही होना चाहिए ना। लेकिन बेटा यहाँ पे थोड़ा सा नियम क्या है, उल्टा हो जाता है, इसलिए ध्यान रखना, क्रोमियम और आपके जो 29 का था कॉपर, ये बेटा अपवाद में गिनती आते हैं। क्यों आते हैं, ये रीजन समझना आपको। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन विन्यास होना चाहिए था ये, लेकिन जब अपन क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास देखते तो बेटा यहाँ तक तो ये सेम ही रहता है, लेकिन यहाँ जाके हो जाता है 3d5 4s1, ये इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास सही माना जाता है, ये गलत माना जाता है, ये सही माना जाता है। अब देखो क्यों होता है ऐसा, इसका रीजन समझो। डी ब्लॉक है, इसमें कितने वजह उपकोष होते हैं, 5 होते हैं, अपन को पता है, अपन ने ये चीज पढ़ ली पहले ही क्लास में, ठीक है ना। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बनने, पहले अपन को 4 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। और फिर कानून से कायदे अगले जो अपने 2 इलेक्ट्रॉन बने, किसमें बनने, एस कर सकते। अब क्या होता है कि यहाँ पे होना चाहिए था ऐसा, ठीक है ना, ऊपर जैसा, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता कि जैसे इसमें देखो बेटा, अगर 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा एस कक्षक से निकल के, तो ये क्या हो जाएगा, अर्धपूरित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, अर्धपूरित। अब देखो अर्धपूरित हो गया, इसका मतलब इसका स्थायित्व क्या बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखना आपको, क्रोमियम अपना स्थायित्व बढ़ाने के लिए क्या करता है, यहाँ पे कर लेता है 5 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे रह जाता है 1।
इस वजह से ये इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास ना होके ये होगा, इसलिए इसको कहते हैं हाफ-बाउ नियम। हाफ-बाउ नियम का अपवाद है, ठीक है ना। और बेटा ज्यादातर अगर कोई क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आज तक आया वो क्रोमियम में आया, ध्यान में रखना आपको। क्रोमियम अगर क्वेश्चन उठता है तो क्रोमियम से उठेगा इलेक्ट्रॉन विन्यास का, ठीक है। ऐसा ही बेटा इसमें होगा, ऐसा ही आपके जो मैंने कॉपर बताया इसमें होगा, ठीक है। कॉपर में क्या होगा, किया था 29 पे, तो यहाँ पे होना चाहिए 3D। आगे का तो आपको पता चल ही जाएगा, मैं यही लिख रहा हूँ, इसके नीचे ही लिख रहा हूँ, देखो ये आपको ध्यान में रखना है, अर्धपूरित कक्षक होगा। यहाँ तक तो सेम ही, यहाँ होना चाहिए था 3D9 और 4s2, ठीक है ना। 3D9 और 4s2, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, देखो इसके रीजन वही नियम आज लगेगा यहाँ पे भी कि ये क्या है कि डी कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 कक्षक होते हैं, कितने होते हैं 5। इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 9 इलेक्ट्रॉन वो ऐसे भरे जाएंगे, ये हो गए 9 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेगा कि एस कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के दे देगा डी में, तो डी हो जाएगा कैसा, पूर्ण पूरी, और एस में बच जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा इलेक्ट्रॉन विन्यास अगर आपको इसका कॉपर का मिले तो गलत है, ठीक है ना। कैसा 3D9, इसका मिलेगा आपको 3D10 4s1, और क्रोमियम का मिलेगा बेटा 3D5 4s1। ये दोनों आपको नोट कर लेना, इंपोर्टेंट लगाना, यहाँ से क्वेश्चन आपके ज्यादातर उठता है, ठीक है। अब अपने संयोजकता की बात समझ ली, इलेक्ट्रॉन विन्यास भरना समझ लिया, आपका नियम ये आपको याद नहीं करना ज्यादा, आपको तो बस ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है ना। अब मैं बात करूं दोस्तों परमाणु साइज की, किसकी बात करूं, परमाणु साइज की। परमाणु साइज की बात करूं या आकार बोल रहा हूं, परमाणु आकार की बात करूं तो देखो यहाँ पे क्या बेटा, इधर जब अपन आवर्त सारणी में दाएं से इधर जाएंगे ना, इधर से इधर आवर्त सारणी में इधर से इधर जाते हैं तो परमाणु आकार घटता है, ध्यान रखना बेटा, क्या होता है, घटता है। इसका रीजन देखो, हाइड्रोजन या सोडियम लो, ठीक है ना। अगर सोडियम में बात करें बेटा कितने नंबर पर है, 11 नंबर पर, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बराबरी होती है, बोले तो 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे बेटा कोष वही है, और सॉरी कक्षक वही है, यहाँ पे कक्षक हो बेटा। जैसे अपन दाएं से बाएं जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉनों की प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, ना कि कोष की संख्या बढ़ती है। बेटा एक कमरे में मेरे को बताओ जहाँ 11 ही आदमी है, और एक कमरे में बेटा जहाँ 12 आदमी है, ठीक है ना। कमरा वही है, पहले 11 आदमी क्या खुले खुले खड़े थे, अब 12 हो गए तो मुआना उसी कमरे में, ठीक है ना। उसी कमरे के अंदर अपन को क्या एक आदमी और जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा उसमें अधिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो इधर से इधर जाते तो क्या है, इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, घटता चला जाता है। क्यों घटता चलता है, इसका रीजन हो जाए आपको ध्यान रखना बेटा, लगभग 16वें 17वें वर्ग तक घटता है, बाद में वापस बढ़ने लग जाता है, ये भी ध्यान रखना है। तो आपको अगर क्वेश्चन आए कि आवर्त सारणी में सबसे बड़ा आकार किन वर्ग के तत्वों का है, ध्यान रखना 18वें वर्ग के तत्वों का, 18वें वर्ग के तत्वों का, बोले तो अक्रिय गैसों का, बोले तो अक्रिय गैसों का, ठीक है। ये हो गई परमाणु साइज की बात। दाएं से बाएं जाने पर आपको पता क्या है, परमाणु आकार घट रहा है, ठीक है ना। अब बात करें अपन बेटा, यहाँ पे भी एक रीजन होता है, क्या रीजन होता है वो देखो, मैं बता देता हूँ, आपके अगर समझ में आए तो कोशिश करना उतने हाई लेवल की बात नहीं बेटा। जब इधर से इधर जाते हैं क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों के साथ साथ क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बढ़ती है, लेकिन कोष एक ही है, उसमें प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है। इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे तो क्या था पहले कि एक ही कक्षक में 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन को जोड़ रखे थे, थोड़ा सा आगे चलते हैं तो कमरा तो वही है, लेकिन उसमें ठूस ठूस के आदमियों को भरा जा रहा है। तो यहाँ पे जो कोष है, कोष वही चलेगा बेटा, उसमें ही आपकी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जब एक ही यूं बोले नाभिकीय आवेश बोलते हैं बेटा, नाभिकीय आवेश का मतलब होता है कि जो अपने नाभिक या केंद्र में उपस्थित इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं कितने
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखते हैं आपस में, इसलिए वो उन्हीं कक्षाओं में उसी बल पे क्या है, गति करते रहते हैं। ये तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम बात करें दोस्तों कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आते हैं। अगर आवर्त सारणी में अपन क्या ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, तो ध्यान रखना, जब आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आते हैं बेटा, ऊपर से नीचे आते हैं, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार क्या होता है, बढ़ता है। आकार क्या होता है, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, रीजन देखो, इधर जा रहे थे, कक्षा हुई थी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही थी, एक में अपन टूस के क्या है, बढ़ते जा रहे थे। इधर देखो बेटा, जब ऊपर से नीचे आते हैं, यहाँ पे तो अपन क्या है 1s कक्षक, यहाँ पे बेटा 2s कक्षक हो जाता है, यहाँ पे 3s कक्षक, मतलब ऊपर से नीचे आते तो क्या है, कक्षक कोषों की या कक्षकों की संख्या क्या है, बढ़ती चली जाती है। और उसी वजह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी बढ़ते हैं, लेकिन कोषों की संख्या भी क्या है, बढ़ती चली जाती है, इसलिए उनका आकार क्या धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। तो ये आपको चीज दोनों परमाणु आकार के बारे में थोड़ी सी ध्यान रखनी है। बाकी कुछ बड़ा ज्यादा इसमें लिखा हुआ नहीं बेटा, इतना ही आपको ध्यान में रखना है। अगर आप 11th 12th में केमिस्ट्री सीख रहे हो तो उसमें थोड़ा और आपको ध्यान रखना है कि क्या होता है, कौन सा होता है, इसका बहुत रीजन है। नाभिकीय आवेश क्या होता है, नाभिकीय आवेश में क्या कौन कौन से इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन, तो वो आपको ध्यान में रखना है। वो इसमें भी एक बात बता दूं, अगर अपन बड़ी क्लास में पढ़ेंगे तो बेटा वहां पे अपन को नाभिक में जो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन देखने को मिलता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन हमेशा कक्षक या कोष में उपस्थित होता है, ठीक है ना। देखो इसके बाद में अपन बात करें बेटा धात्विक व अधात्विक गुण की। इसमें धातु और अधातु गुण, धातु व अधातु गुण या धात्विक गुण बोल सकते हो आप, ठीक है ना। अब देखो बेटा, जब आवर्त सारणी में आप इधर से इधर जाओगे तो धात्विक गुण बढ़ेगा, बोले सॉरी घटेगा। जब आवर्त सारणी में दाएं से बाएं या ऐसे गधों में के आवर्त सारणी में बाईं ओर जो तत्व उपस्थित होते हैं उनमें क्या धात्विक गुण अधिक होता है, और आवर्त सारणी में जो दाईं ओर तत्व उपस्थित हो उनमें अधात्विक गुण उपस्थित होता है, ठीक है ना। देखो बेटा, अगर बात करूं मैं बाईं ओर की, इन तत्वों में धात्विक गुण ज्यादा रहते, ठीक है ना। बाईं ओर के तत्व होते हैं उनमें धात्विक गुण अधिक पाया जाता है, दाईं ओर के तत्व होते हैं उनमें अधात्विक गुण अधिक पाया जाता है। लेकिन बेटा, लेकिन ध्यान रखो, आपको ये नजर आ रहा है, कुछ ऐसा करके नजर आ रहा, देखो बेटा, इसीलिए मैंने इनको रेड मार्कर से लिखा है। 1 2 3 4 5 6 7, ये बेटा 7 तत्व होते हैं, इनमें धातु के गुण भी पाए जाते हैं और अधातु के गुण भी पाए जाते हैं। धातु के गुण भी पाए जाते हैं और अधातु के गुण भी पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं अपन, उपधातु। क्या कहते हैं अपन बेटा इनको, उपधातु, सॉरी क्या कहते हैं, उपधातु। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें धातु और अधातु के दोनों के गुण पाए जाते हैं। बेटा अगर धातु और अधातु के बारे में आपको और पढ़ना है तो इससे अलग अपना एक चैप्टर चलेगा, अलग से चैप्टर जिसका नाम है धातु और अधातु, ठीक है ना। तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, धातु क्या होते हैं, धातु के भौतिक गुण, रासायनिक गुण अलग अलग प्रक्रिया है, ठीक है ना। यहाँ पे तो आपको इतना ही याद रखना है। एक चीज और याद रखना बेटा, धातु किस प्रकार के ऑक्साइड बनाती है, तो सारी प्रकृति की धातु सारी प्रकृति के ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। और अधातु की बात करूं मैं, अधातु आपको ध्यान रखना है, अम्लीय प्रकृति की, अम्लीय प्रकृति के ऑक्साइड बनाती है, ठीक है ना। सारी प्रकृति के ऑक्साइड कौन बनाती है, धातु, और अम्लीय प्रकृति के ऑक्साइड कौन बनाते हैं, धातु। तो बेटा ये बात हो चुकी अपने किसकी, पहले चैप्टर की, ठीक है ना। किसकी, पहले चैप्टर की। पहले चैप्टर में आपको पहले अपना पहला चैप्टर बोले या जैसे बोल दूं कि मैं आवर्त सारणी, पहले छोड़ो, पहला ही बेटा, पहला कोई चैप्टर नहीं होता,
आवर्त सारणी की बात करें तो जो बेटा आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें अगर आप 10th क्लास के लेवल से पढ़ रहे हो तो 10th क्लास में आपको इतना ही मिलेगा, ठीक है ना। 12th 11th 12th में तो वहां पे थोड़ा ज्यादा आपको और पढ़ने को मिलेगा, वहां पे आप और इसके बारे में गहर से अध्ययन करोगे। यहाँ पे आपको इतना ही है। डी ब्लॉक के तो अंतर संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं ये पता चल होगा। पी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। एस ब्लॉक के तत्व को प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिनिधि तत्व। प्रतिनिधि तत्व और इनको कहते हैं बेटा संक्रमण तत्व, ठीक है। तो बेटा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हमने अगले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।